सभी प्रकार की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। आपका भरोसेमंद चैनल खबर देवरिया। आप देख रहे हैं खबर देवरिया। देवरिया मुक्त हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी की फर्स्ट फेज की सरकार ने रुद्रपुर जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होने वाला एरिया था, लगभग 5,000 हेक्टेयर के करीब जमीन कार्यक्रम बढ़े के बाद दूसरा छोटी गंडक का हिस्सा था, जिससे हमारे 25-30 गांव प्रभावित हो जाते थे, देवरिया तहसील के और सलेमपुर तहसील के। आज भाटपारानी में भी कुछ उसके हिस्से पड़ गए, लेकिन उस समय वो तहसील नहीं थी। इन समस्याओं से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने देवरिया को मुक्ति दिलाई। अब अपवाद स्वरूप कोई बात खड़ी हो जाए तो मैं इस बात को नहीं कह सकता। 2 गांव हमारे इस तरीके के हैं जो सरजू के उस पार है, और सरजू के उस पार होने के नाते वो नदी के बिल्कुल मुहाने पर उन गांवों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतया देवरिया के सभी गांव आज बाढ़ के विभीषिका से मुक्त हैं। और पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च करके, 70 करोड़ से भी ज्यादा, मेरे क्षेत्र के कुछ गांव रहते थे उसमें 10-12 करोड़ रुपया, और रुद्रपुर क्षेत्र के भीतर 60-70 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने खर्च किए, जिसकी वजह से वो बाढ़ से प्रभावित होने। मैंने वो दिन देखे 80 में कि लोग बाढ़ से प्रभावित होकर के रुद्रपुर में आकर के कैंप करते थे, और बाढ़ की चौकियां रुद्रपुर में थी। आज सब अपने गांव के ऊपर रहते हैं, और बहुत कुछ होता है गांव के सभी अपने बंधे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। 2-3 दिन में बाढ़ का पानी नीचे उतर जाता है, उतर के चले जाते हैं। आज वो कटाव और डूबने की समस्या समाप्त। एक चेन बनाया है देवरिया जनपद के भीतर, जिसके माध्यम से 7 लकड़ी पुलों को कल्याण सिंह जी की सरकार जब थी तो उस समय रुद्रपुर से हमारे विधायक जयप्रकाश निषाद जी थे, बार उस बात की चर्चा करते थे। आजादी के 47 में मिली हमें, और 47 से लेकर के 87 ये 92 के बाद 96 लगभग 50 साल काठ के पुलों पर, लकड़ी के पुलों पर रुद्रपुर के लोग जाया करते। हमारी सरकार का ये उपलब्धि है कि हमने लकड़ी के पुलों से आज पक्के पुलों पर खड़ा कर दिया, और उसको पिड़रा घाट तक जोड़ दिया। हमारी पूरी अच्छी सड़कें वहां पर है, कनेक्टिविटी हमने दिया। आज जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसका एक संकल्प पूरे देश के सामने रखा है। वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश को हर साल हम हाईएस्ट प्रोडक्शन वाले राज्य के रूप में खड़ा किए हैं। आज हमारा मतलब 25,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का बूस्टअप हमारे किसान भाइयों को हुआ है। हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर इस बात प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अब ढेवरी और लालटेन का जमाना नहीं रहेगा, सबके घरों पर रोशनी देंगे। देश के 1,60,00,000 लोगों के घरों तक बिजली निःशुल्क पहुंचा करके और उनको बिजली की रोशनी दिया जा सके, उनके सपने को साकार करने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 80 लाख घरों तक मकान को बिजली हमने पहुंचाई है। जिन गाँव तक बिजली के खंभे नहीं थे, जिन मोहल्लों में बिजली के खंभे नहीं थे, वहां पर सरकार अपने संसाधनों से ले जाकर के बिजली वहां पर पहुंचाई। लोगों का सपना था एक हैंडपंप यदि इंडिया मार्क 2 गांव के भीतर लग जाता था तो लोग उसको मानते थे अपनी उपलब्धि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जाना है तो सबसे अच्छा, पहले सबसे जरूरी इस बात को है कि प्राथमिकताओं पर स्वच्छ जल उनको उपलब्ध कराई जाए, और उसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए से उन्होंने जल जीवन मिशन से योजना की शुरुआत कराई। और उत्तर प्रदेश ने तय किया कि सबसे पहले हम बुंदेलखंड में, यहाँ पर एक समय था कि पीने का पानी, मोदी जी के 2014 के आने के पहले, आप तो मीडिया से हैं और आपको ध्यान भी होगा कि रेलवे के जिलों में किसान को ये बता सकेंगे कि आज आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, कल वर्षा होने वाली है। यदि आप फर्टिलाइजर डालने जा रहा है तो पहले इंफॉर्मेशन हम भेज सकेंगे
कि आपको आज डालने का जरूरत नहीं है, कल डालने की जरूरत है, 2 दिन बाद आप डालिए, तो उससे जो किसान की बचत होगी, ये हमारी इकोनॉमी को आगे की ओर ग्रोथ करके दे जाने वाला है। और इसीलिए हमने कुशीनगर के भीतर महात्मा बुद्ध कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय को भी स्थापित करके पूर्वी क्षेत्र के भीतर किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को और ज्यादा हाईटेक कर सकते हैं और दुनिया के बाजार के अनुरूप हम अपना प्रोडक्शन कैसे तैयार कर सकते हैं, उसका हमने प्रयास किया है। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाना, ये भारत की एक शाश्वत खेती रही है और इसके आज ये जो गाय है, आज जो गोबर और गोमूत्र है, वो जमीन की आवश्यकता है। बिना उसके ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा नहीं, और ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा तो हम पौष्टिक अन्न को नहीं पैदा कर सकते। और इसलिए योगी जी की सरकार इसको फोकस करके निराश्रित गोवंश स्तंभ भी बनाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम वेराइटी को बदल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उनकी वैरायटी को चेंज करके और गायों का दूध 5 लीटर तक पहुंचाएं, ये टारगेट कर करके हम काम कर रहे हैं। अस्पताल बनता है 5 करोड़ रुपए की लागत से। हमने यहाँ पर एक कृषि ज्ञान केंद्र आजादी के सब जब मैं था विधायक 85 के टाइम में भी तो किराए का मकान पर था। आज उसका कृषि ज्ञान केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। यह हमारे विधायक बैठे हुए हैं। यहाँ पर कैसे किसान अपने अनाज को पैदा करके और बीज के रूप में तैयार कर सके, उनको बीज कृषि विज्ञान के रूप में हमने रखा है। इसी तरीके से प्रयास वहाँ पर किया है कि गुड़ बनाए जाने की, ऑर्गेनिक गुड़ की बना करके और जैविक गुड़ों को कैसे आपूर्ति किया जा सके, उसके लिए भी राज्य सरकार की ओर से पैसे देकर के वहाँ पर स्थापित कराए। कोशिश ये किया गया है कि कॉलेज जहाँ पर जरूरत थी कॉलेज खोलने की, वहाँ पर कॉलेज खोले। जहाँ पर जरूरत था ITI चलाने की, ITI खोले और मेडिकल कॉलेज बनाया। हर जनपद के भीतर मेडिकल कल्पना था कि देवरिया मेडिकल कॉलेज बन पाएगी। कभी कोई सोच सकता था कि कुशीनगर के भीतर मेडिकल कॉलेज बन जाएगी। आज उसको करके और सामने उतारने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह हमारा उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या। सबसे पहले तो आपके सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अपराध और महिलाओं के लिए जो काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, आप लोग बधाई के पात्र हैं और एक अच्छा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू किया। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल 2 है। पहला कि बाढ़ से नदियों के स्वरूप में जो बदलाव हुआ, किसानों की जमीन इस पार से उस पार हो गई, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जो किसान आज तक अपनी भूमि पर कब्जा नहीं पा पाए। दूसरी बात, देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी। मैं बेसिकली एक किसान हूँ। हम लोगों की जब पढ़ाई होती थी तो पर्ची जब फंसती थी उससे हमारी फीस जमा होती थी। आज हम गन्ना नहीं बो पा रहे। क्या इतने सालों में आपकी सरकार ने देवरिया में एक भी चीनी मिल लगाने का काम किया? एक चीनी मिल प्रतापपुर चल रही है जो प्राइवेट चीनी मिल है, किसी तरह से घिस-पिट के चल रही है। तो क्या आपकी सरकार आने वाले दिनों में एक भी चीनी मिल देवरिया में लगाने का प्रस्ताव रखती है? ठेका बताने का दिया आप लोगों ने, मगर वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके बारे में है। और देवरिया व्यवसायिक क्षेत्र में देवरिया को किस तरह और देखते हैं और इसको और आगे ले जाने के बारे में आपका क्या आपकी राय रहेगी और क्या आपका प्रयास रहेगा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 बार शिलान्यास किया और आज विगत 6 वर्षों से इस पर कोई देवरिया बाईपास 2 बार इसका शिलान्यास हो चुका, लेकिन अभी भी कहीं ये अस्तित्व में नहीं है, न इसका DPR है, न कहीं कोई गति मिल रही है। कृपया इस बारे में स्पष्ट करेंगे कि कब तक ये बन पाए। धन्यवाद। कराने के लिए सोच रही है, क्या उसे सोचना नहीं चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए? अगर एग्जाम से पहले आंसर शीट वायरल हो जाता है तो क्या एग्जाम को समय से पहले रोक नहीं देना चाहिए? धन्यवाद। मैं संगीता सिंह, जिला जूनियर शिक्षक प्रबंधक संघ से मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि हमारे जिले में जितने प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, जो छोटे विद्यालय हैं, उन विद्यालय को मान्यता देने के बाद मान्यता रिन्यूअल कराने के लिए नोटिस देकर विद्यालय को 20 अप्रैल में बंद करा दिया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा को बाधित किया जा रहा है। इस पर आपकी सरकार क्या सोच रही है? और हमारे विद्यालयों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मानक को इतना ज्यादा कर दिया गया कि वो मानक हम लोग कंप्लीट नहीं कर
कर पा रहे हैं। इस पर आपकी सरकार क्या सोच रही है? विद्यालय चलाने देगी हम लोगों को या बंद करवा देगी? बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, इस पर सरकार संज्ञान ले। किया था कि बाढ़ से बदलाव, बाढ़ के लिए एक फार्मूला है कि ये नदी धारा परिवर्तन करती है, तो जिस जोर जाएगी उसी को वहां पर मिलेगी। और ये यूनिफॉर्म पॉलिसी भारत सरकार की है। और जब सर्वे हुआ था ब्रिटिश पीरियड के टाइम में, उसी समय ये फार्मूला तय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यही फार्मूला अप्रूव है। दूसरा, 14 चीनी मिलों की आपने बात किया। देवरिया में अविभाजन हो चुका है। अब आज की तारीख में यह नहीं कहा जा सकता कि देवरिया की 14 चीनी मिल है, और जो हमारी चीनी मिल जो चल रही है उसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो बिहार कवर करता है। वो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 100 मीटर के बाद ही बिहार प्रदेश शुरू हो जाती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देवरिया के भीतर बैतालपुर जो चीनी मिल थी वो बंद हो गई, और जिसको देवरिया और बैतालपुर दोनों एक ही कंसर्न की चीनी मिल थी। एक जमाने में रिसीवरशिप आई, रिसीवरशिप से कॉर्पोरेशन लिया, कॉर्पोरेशन में उस समय की सरकार ने औने पौने दामों पर उसको बेच दी। सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, समाधान यदि हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो हमारी कोशिश है कि देवरिया बैतालपुर के भीतर हम चीनी मिल लगा सकें। उस दिशा में उसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाई गई, उसी समय कोविड आया। कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। अब कोशिश हो रही है कि डोमेस्टिक फ्लाइट चलाई जा रही है, आगे के दिनों में हम उसको कर सकें। जैसे जैसे टूरिस्ट आएंगे और लोगों को यहाँ से यदि ट्रैफिक मिलेगी तो उसको आगे की ओर बढ़ाई जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्र में कैसे आगे की ओर बढ़ाएं। मैं यहाँ बहुत सारे हमारे व्यवसायी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि व्यवसाय करने वाले लोग अपने लिए कुछ चीजों को ढूंढते हैं कि हमको कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। फिर वो दूसरा उनके सामने रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा रहता है कि रॉ मटेरियल कहां से हमको उपलब्ध होगी। मैं ये कह सकता हूं कि देवरिया के 20-25 ऐसे परिवार हैं जो देवरिया में निवेश कर सकते हैं। बचपन से जानता हूं मैं। ये जो यहाँ के जो परिवार हैं, जो सक्षम परिवार हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो देवरिया में निवेश वो करें। बहुत सारे मेरे मित्र और कुछ आज की तारीख में नहीं, उनके उत्तराधिकारी गण, जब मैं सूरत कभी जाता हूँ या अहमदाबाद जाता हूँ तो वहां दिखाई देते हैं, रोजगार वहीं पर व्यवसाय करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि ये हमारी धरती है, हमारी माँ है, हमारी मिट्टी है। हम सक्षम हैं तो अपने जिले के लिए भी कुछ काम हमको करना चाहिए। इसलिए आग्रह करना चाहूंगा सक्षम समाज से कि वो देवरिया में निवेश करे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग सभी राज्यों से बेहतर हमने अपनी औद्योगिक नीति को तय कर रखा है। प्रसंस्करण के दृष्टि से भी हम लोगों ने बना रखी है, जिसके माध्यम से यदि आप फूड प्रोसेसिंग में यदि आप आते हैं तो फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से हमारे पास जो है वो धान की पैदावार भी अच्छी है, गेहूं की पैदावार भी अच्छी है। कुछ वर्षों से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि तिलहन और दलहन को पैदा करा सकें, और उसके लिए हमने बड़े पैमाने पर 40-45 हजार बीज के पिछले साल भी डाले थे। इस साल भी 10-12 हजार बीज के लोगों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि उसकी खेती आगे की ओर बढ़े। तो यदि आप उसमें सहयोग करते हैं तो हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि आपके निवेश को ठीक प्रकार से अंजाम मिल सके और उस परिणाम में बदल सके। सरकार की ओर से तो सहयोग नीति के आधार पर हमने तय कर रखा है कि 33% के करीब हम आपको देंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भारत सरकार ने तय कर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि 2 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होगी। यदि खाद्य प्रसंस्करण में हम काम एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से यदि करेंगे। राज्य के भीतर हम एफपीओ तैयार कर रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से कोशिश किया है हमने खुद। एक एफपीओ हमारी क्षेत्र का है अभी बसंतपुर का, उनको राइस मिल भी लगवाई है, जिससे कि उनके राइस मिल के काम चल रहे हैं। साथ साथ तो उनको 60 लाख रुपया दे करके 100% प्लांट दे करके उनको सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगवाई गई है। तो लेकिन उसमें आगे आपको बढ़ना होगा। बाहर से निवेशक नहीं आता,
देवरिया का माहौल हमको पहले खुद बदलना होगा। मैं जब 1991-92 मंत्री था तो सेंचुरी ईमेल से बिरला जी से बात किया, लॉ एंड ऑर्डर होने के नाते वो लोग कभी कभी मिलते भी थे मुझसे। तो उस समय मैंने उनसे कहा कि देवरिया के भीतर आप एक अपना पेपर बिल लगा दीजिए। हमारे पास उस समय सुगर देवरिया अनडिवाइडेड देवरिया था, कुशीनगर नहीं सीधा पार्ट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमको लैंड की व्यवस्था करा दीजिए। मैंने तत्कालीन कलेक्टर मनोज कुमार थे, उनको मैंने कहा कि भाई जमीन खोजिए, और जहाँ आज इंडियन ऑयल कारपोरेशन का डिपो और बाकी का डिपो लगा हुआ है, उस एरिया में जब वो तहसील के लोग गए तो उसी दिन से तहसील में आकर के दूसरे दिन से धरना शुरू हो गया। 3-4 महीने बाद बिरला जी ने मुझसे कहा कि जब पहले हम लगी ही नहीं तो इस तरीके का माहौल है, तो हम वहाँ इतनी दूर से जा करके और हम वहाँ पर यदि इंडस्ट्री लगा दें और 400-500 करोड़ रुपया लगा दें और उसके बाद वो धरना प्रदर्शन होगा तो हमारी इंडस्ट्री तो नहीं चलने वाली, इसलिए हमको देवरिया नहीं जा सकते। तो यहाँ के लोगों को वो सिविक सेंस भी हमको डेवलप करना होगा कि कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए हमको वातावरण को ठीक करना होगा। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के अभी जैसे बाईपास की चर्चा अभी आपने आगे किया चर्चा की है, तो बाईपास के लिए जो लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, जबकि एक अच्छा आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है। हम चाहते सब कुछ है लेकिन देते कुछ नहीं। आज जो कुशीनगर में विश्वविद्यालय मजबूर में जाना पड़ा, मैं 4 साल कोशिश किया कि कहीं पर भी देवरिया जिले में हमको 250-300-400 भी एकड़ जमीन मिल जाती है तो हम यहीं पर खोलेंगे। जब नहीं मिला तो जहां मिला वहां पर हमने खोला। तो हमको उसके लिए आपको मदद करने की जरूरत होगी, करनी होगी, और उसके लिए यह सेंस हमको डेवलप करना होगा कि यदि हम बेहतर चाहते हैं तो हमको भी बेहतर करना है और बेहतर करने का माहौल हमको पैदा करना है। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि कल जो परसों प्रधानमंत्री जी ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है लखनऊ में, राजधानी के भीतर लगभग छोटे छोटे उद्योगों ने लगभग 900 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो देवरिया में भी हुई। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने ये साहस जुटाया है। हम थोड़ा लेकिन जो सक्षम लोग हैं वो थोड़ा आगे आए, क्योंकि अगल बगल की जितनी जमीनें हैं लगभग उन्हीं लोगों के पास है। कहीं बगीचे के रूप में है, कहीं बाउंड्री बना करके रखी गई है। यदि उसको हम वैल्यू एडिशन की ओर लेकर के जाते हैं कि ठीक है इसका कैसे हम होटल के भीतर डेवलप कर सकते हैं, कारखानों में ले जा सकते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ प्रोडक्ट तैयार करें, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इकोनॉमी भी यहाँ की डेवलप होगी। आज जो नए बदलते भारत का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश जो आपने विषय रखा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी बनेगी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी मैंने खाली गवर्नमेंट कंपनी नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट कर रही है कौन। हम 230 केवीए का बिजली सब स्टेशन हमारे पास सिर्फ एक है, और उसकी वजह से जो समस्याएं जनपद के भीतर आती हैं, अब हम ये प्रयास 2 साल प्रयास करने के बाद किसी तरीके से मेरे को एक जमीन उपलब्ध हुई। अब फॉर्मेलिटी के भीतर है। जब गांव में हम लोग गए तो गांव वाले विरोध भी कर रहे थे, हमने कहा कोई बात नहीं, विरोध करते रहो, हमको बनाना है। तो जो अल्टरनेटिव है, हमें विरोध के सेंस से हट करके जिम्मेदारियों के सेंस की ओर जाना होगा। और वो यदि हम जिम्मेदारी, बिजली, किसी भी कारखाने के लिए बिजली बहुत आवश्यक है और बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको लगाना ही पड़ेगा। आज जो उत्तर प्रदेश के भीतर जो निवेश आए हैं, नंबर 2 का निवेश वो पावर सेक्टर के भीतर आया है। कि पावर सेक्टर के भीतर वो भी आप देखेंगे कि अधिकांश सोनभद्र के पास क्या है। सोनभद्र के पास क्यों गया? क्योंकि सोनभद्र के पास उनके पास रॉ मटेरियल भी है और साथ साथ में पिछले वर्षों से चली आ रही जो वहाँ के पावर प्रोजेक्ट है उससे कॉन्फिडेंस वहाँ पर पैदा हुआ है। तो वो कॉन्फिडेंस हमको पैदा करना होगा। इसमें आप सब प्रबुद्ध नागरिकों की मदद की आवश्यकता होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाईपास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान करना चाहिएगा। प्राइवेट विद्यालयों का नवीनीकरण, हमारी सरकार सिर्फ कुकुर मुक्तों की तरह से जो है वो विद्यालयों को नहीं खड़ा करना चाहती। विद्यालय किस बात के लिए? विद्यालय सक्षम विद्यार्थियों को तैयार किए जाने के लिए। हम लोगों ने ये प्रयास किया है इस बात के लिए कि कल सीमित संसाधनों के बावजूद भी जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल थे उनको इम्प्रूव करें और उनको बच्चों को भेजे जाने लायक माहौल बना करके भेज सके।
और मुझे इस बात को खुशी है कि एक जिले का कलेक्टर अपने महिला कलेक्टर हैं वो अपने बेटे को आज वो बेसिक शिक्षा स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रही हैं। ये इनिशिएटिव है और इसलिए उस इनिशिएटिव को क्या आज हमें अक्षर ज्ञान से की जरूरत नहीं है। अक्षर ज्ञान से हमको आगे की ओर जाना है और आगे जाना है। मैं बुलंदशहर का कुछ दिनों के लिए प्रभारी मंत्री था। बुलंदशहर के सीडीओ ने जो हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट कश्यप थे मिस्टर पांडे, उन्होंने सीएसआर से ये एचपीसीएल वाले लोगों से बातचीत किया और एचपीसीएल से बात करके और वहां के प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के भीतर 100 प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों के भीतर नक्षत्र पाठशालाएं उन्होंने खड़ी कर दी। आज जरूरत है कि हमारे विद्यालय हम चंद्रमा पर पहुंच चुके, सूर्य पर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी पहली महिला जो है वो महिला कल्पना चावला, वो स्पेस पर जाने वाली दुनिया की पहली महिला थी। तो जब आज साइंस टेक्नोलॉजी में बदल रहा है तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो बिना मानव के बिना आधार के हम विद्यालय चला दें। आज मेरे पास लोग आते हैं हमारे यहाँ सेंटर खुलवा दो, क्यों सेंटर खुलवाए? मेरे पास 25 लोगों के आए थे सिपाही। इसका मतलब है कि सेंटर के पीछे इनडायरेक्टली उसके पीछे भी कुछ भाव है। हमें अपने बच्चों को यदि अच्छा बनाना है तो अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हमको करनी है। उस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किए हैं और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। 40 वर्षों के बाद एनईपीआई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 40 साल तक इंतजार कर दी गई। जब हम लोग पढ़ते रहे थे तो उस समय से मांग हो रही थी कि नई शिक्षा नीति लाओ। अब जाकर के 2020 में वो आकर के लागू हुई कि एनईपी हम लाएंगे, जिससे कि हम अपने विश्वविद्यालयों और विद्यालयों को सरलीकृत करते हुए सबको एक किस तरीके से व्यवहारिक जीवन को चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है, वैसी शिक्षा प्रणाली को हम आगे की ओर ले जा सके। और मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज उसके स्कोप बहुत खड़े हो जाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारे लड़के लोग हैं यदि वो ट्रेंड हो जाएंगे, हम लोगों के जमाने में तो हम लोग आज तक कोई मोबाइल भी नहीं चलाना जानते। आज एक छोटा बच्चा भी जान जाए कि कैसे चलता है, पूरी दुनिया उसके हाथ के भीतर है। हमको जानना, जान करके उसके अनुसार आगे की ओर बढ़ना, ये कोशिश हमको करनी है। और इसलिए विद्यालयों को मानक के अनुसार रखिए। हाँ, कोई प्रताड़ना की दृष्टि से करता है तो बात समझ में आता है। क्राइटेरिया तय कर दिया है, इन क्राइटेरिया के आधार पर विद्यालय होंगे वही वह विद्यालय ही चल सकेंगे और इसलिए हमको उस हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है। धन्यवाद। क्या है अभी लेखपाल के हुए चयन, लेखपाल के चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परसों उसको आदेश दे दिया कि इसको रोको। अभी हमारी अनेक कठिनाइयां होती हैं। हमारे यहाँ कृषि, मेरे फेसबुक पर और मेरे ट्विटर पर रोज कृषि तकनीकी सहायक की बात लिखी जाती है। कृषि तकनीकी सहायक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 2019 में कि जिन लोगों ने 2015 के पब्लिक सर्विस कमीशन से आयोजित कृषि तकनीकी सहायक के भीतर शामिल हुए हैं, उन लोगों को में 902 लोग हाई कोर्ट में गए थे, 900 लोग गए थे। इन 902 को और शेष जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के भीतर रिट किया, उन सबको एक आप अवसर देंगे उनको बैठने के लिए। इस बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमने परीक्षा प्रणाली को बदला। जो छोटे पद थे वो सबऑर्डिनेट कमीशन को हम ले गए। सबऑर्डिनेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन सबऑर्डिनेट कमीशन का हो गया। उस समय पब्लिक सर्विस कमीशन के पास था। पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरीके की भर्तियां उस समय कर रही थी जब जाहिर है उसके लिए कि किस यहाँ तक कि पीसीएस तक जिस ग्राउंड पर आते थे वो तो लिस्ट उठा करके आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसा था। तो इसलिए हमारे पास चुनौती थी कि हम परीक्षा प्रणाली को बदलें। हमने उसको बदला। अब उन्होंने ये मौका दे दिया, लेकिन कौन हाई कोर्ट में गए उसकी कोई सूची नहीं लगाई। अब बोर्ड ने मुझको 1.5 साल लगा, 3 बार अखबारों में निकलवाया कि जो उसके अभ्यर्थी हाई कोर्ट में गए वो आकर के उसमें उपस्थित हो जाए और अपने अपना बायोडाटा और वो रिकॉर्ड दे दे जिससे कि वेरीफाई किया जा सके। तो आप 8 महीना वेरीफाई करने में लगा दिए, तो हमारा क्या उत्तर था? इतने 2 साल के भीतर हम उसके बाहर से जाकर करा दें तो सुप्रीम कोर्ट कह रही कि आप कंटेम्प्ट में चलिए हमारे यहाँ। तो हमें विभिन्न चीजों के निर्णय को देखने के समय ये व्यवस्था करनी पड़ती है। ये ठीक है कि आज जिस तरीके से
हमारी आईटी सेक्टर इम्प्रूव की है, उसके खतरे भी साथ साथ में जुटे। अब कहीं से लीक हो गया हुआ तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, सख्ती के साथ कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ सर की सरकार ने जीरो कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज के आधार पर, इस आधार पर काम कर रही है। जो करेगा वो तहस नहस होगा, इतना पक्का समझ के, और हम भरोसा कर रहे हैं।